हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 20 नंबर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में दिया गया है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हजारी प्रसाद, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो गुलाब राय दिया गया है। तो देखिए, ये जो मेरी आत्मकथा है, ठीक है, ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शंस हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, जो मेरी आत्मकथा जो रचना है, इसके लेखक हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहले यानी ए में दिया गया है, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया भाई, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। यानी कहने का मतलब मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो संपादित पत्रिका है, उसका नाम क्या है भाई। ठीक है, और वो पत्रिका कौन सी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, और नोट करने के बाद इसे लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा यहाँ पर हमसे संपादित रचना पूछा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है हंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रभा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर प्रभा है, और यहाँ पर दिया गया है सुभा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सरस्वती। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसका जो ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुंशी जो प्रेमचंद्र हैं, इनकी जो संपादिक यानी पत्रिका है, वो हो जाएगा हंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, कृति कंकाल के लेखक हैं, यानी कंकाल के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गुलाब राय, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो जयशंकर प्रसाद दिया गया है। ठीक है, तो ये भी रचना आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है, एकदम मस्त से इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सकें। तो देखिए, कंकाल जो रचना है, वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी बार पूछा गया है। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड, और ये आपका क्या बोलते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड, इन सभी क्वेश्चन में पेपर ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला है, अनाम दास का पोथा, ठीक है, उपन्यास किस की रचना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अनाम दास का पोथा एक रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, और पूछ रहा है इसकी रचना की तो किसने की। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपेंद्रनाथ अस्क, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो कन्हैयालाल। ठीक है, तो समझिएगा इसको। देखिए, अनाम दास का जो पोथा है, ये रचना आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, और क्वेश्चन नंबर पाँचवें में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें में दिया गया है भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवें में क्या दिया गया है, छायावाद के प्रमुख छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केशव दास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दिनकर, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, दुष्यंत कुमार दिया गया है। तो देखिए, छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ है, यानी प्रमुख स्तंभ जिसे माना जाता है, उनको जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। यानी जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन है, या छायावाद के प्रवर्तक कौन है, कैसा पूछेगा, छायावाद के प्रवर्तक पूछेगा, तब भी आप जयशंकर प्रसाद को ही टिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर छठवां, और क्वेश्चन नंबर छठवां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ये समय सीमा से पूछा जाता है। मैंने आपको कई बार बताया होगा, पिछले जितने बार हिंदू में मतलब हिंदी के वीडियो आप अपलोड किए हैं, ठीक है, उन सभी वीडियो में हमने बताया है कि जो समय सीमा से क्वेश्चन पूछता है, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी जैसे शुक्ल युग की समय सीमा पूछता है, तो शुक्लोत्तर युग का पूछता है, और यहाँ पर किसका पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है आधुनिक काल की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1843 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो देखिए आधुनिक जो काल की समय सीमा मानी जाती है वो मानी जाती है 1843 से अब तक मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या बोल रहा है, रस मीमांसा। ये देखिए सबसे पहले इसको समझिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है भाई। ठीक है, रचना जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपकी। तो रचना में भाई VIMP लिख सकते हैं, VIMP क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, रस मीमांसा किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो अमृत राय दिया गया है। तो देखिए रस मीमांसा जो रचना है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से मतलब इनकी जो रचना है इसको, जैसे एक रस मीमांसा होता है, एक इनकी और रचना है रसवंती है। इनकी कई रचना है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इनकी रचना आपको हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ नंबरिंग भी किया गया है। कह रहा है तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी तार सप्तक का प्रकाशन का समय कब था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1940 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1953 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1943 में। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 1959 में। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1943 में। इसके प्रकाशक कौन थे, तो इसके प्रकाशक क्या बोलते हैं उन्हें, अज्ञेय, जिन्हें हम लोग अज्ञेय के नाम से जानते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा अज्ञेय। अज्ञेय देखिए ये शॉर्टकट नेम है इनका। इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है। तो आई होप आप सभी को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो अपने क्वेश्चन बैंक विद्या हिंदी की किताब में आप फिर अपने सर से जहाँ पढ़ते हैं जिस विद्यालय में, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर सोशल मीडिया का भी भाई ज़माना है, आप सभी जानते होंगे। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका एकदम, जब से यहाँ पर सोशल मीडिया आया है, आपका पढ़ने का तरीका जो है स्पीड, मतलब उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है भाई, अगर उसका सदुपयोग करते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कमल का सिपाही किसकी रचना है। कमल का सिपाही जो है किसकी रचना है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है भाई। यानी क्वेश्चन ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुलाब राय। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अमृत राय। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जायसी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कमल का जो सिपाही रचना है ये अमृत राय जी के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से लिखिएगा और इसे याद भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है अधिकार में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ क्वेश्चन एक उपसर्ग से आता है, आई होप आप सभी को पता होगा उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, समास क्या होता है, ये सभी के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछ रहा है यहाँ पर उपसर्ग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उपसर्ग। तो मैंने पिछले जितने भी हिंदी की वीडियो बताए हैं सब में बताया है उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पीछे एक शब्द लिखा है कार और उसके आगे एक शब्द जुड़ा है अधि, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी क्या बोला, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ यानी शुरुआत में जुड़ते हैं। तो शुरुआत में भाई अधि तो जुड़ा है, तो अधि इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि पागलपन में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पर अभी बात किया था उपसर्ग, अब बात कर रहा है प्रत्यय की। ठीक है, तो यहाँ अब बात कर रहा है किसकी, प्रत्यय की। तो देखिए प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जोड़ते हैं, पीछे का मतलब अंतिम में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है पागल और यहाँ पर पीछे क्या जुड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं पीछे एक शब्द जुड़ा है पन। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो भाई पन प्रत्यय हो जाएगा। तो पन यानी ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, गंगा
यमुना में समास है, यानी कह रहा है कि गंगा यमुना में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अव्ययी भाव समास, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तत्पुरुष समास दिया गया है। तो आई होप आप सभी को ये पता हो गया होगा ये मतलब गंगा यमुना में कौन सा समास होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आप लोगों को द्वंद्व समास पढ़ना है, ठीक है, एक द्वंद्व समास और एक पढ़ना है द्विगु समास। इन दोनों समास से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों समास को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एक नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे, तो द्विगु समास पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। उसमें देखिए कोई भी शब्द की अगर आएगा तो वो संख्यावाचक होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं शब्द लिखता हूँ त्रिकोण, ठीक है, क्या लिखता हूँ त्रिकोण। तो भाई यहाँ पर आप पढ़ने पर लग रहा होगा मतलब यहाँ पर तीन कोण की बात कर रहा है। त्रिकोण का मतलब तीन कोण, यानी कि उसमें संख्यावाचक है। तो इसमें कौन सा समास, द्विगु समास। और द्वंद्व समास की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है गंगा यमुना, ये एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों अपने अपने स्थान पे क्या है, प्रधान है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा द्विगु समास और द्वंद्व समास। और बीच में आप ये जो सिंबल देख रहे हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं योजक का सिंबल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्पेस का सिंबल, ठीक है। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए और बीच में एक योजक वाला सिंबल होना चाहिए। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है रात का तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रात्रि, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है निशा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दिन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रजनी, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रात का जो तत्सम होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं रात्रि, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं, ठीक है, यानी पेड़ तरु द्रुम क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विलोम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तद्भव, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तत्सम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हम पेड़ को, यानी जो आप जानते हैं वृक्ष पेड़, उसको हम लोग तरु के भी नाम से जानते हैं, द्रुम द्रुम भी बोलते हैं और पेड़ भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब एक ही नाम को हम कई नामों से जान रहे हैं, तो उसका मतलब ये क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है, क्या है, पर्यायवाची। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई ये है क्वेश्चन नंबर आपका 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए हास्य रस से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितने भी रस होते हैं, ठीक है, उन सभी रस का आप स्थायी भाव याद कर लीजिएगा, ताकि एक नंबर जो है यहाँ से छूटने ना पाए। क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो वही वाला आप समझ लो यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछ रहा है हास्य रस का स्थायी भाव, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हास्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शोक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भय, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो निर्वेद दिया गया है। तो देखिए हास्य से ही पता चल रहा है, हास्य रस का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पर देखिए कह रहा है सोरठा के दूसरे एवं दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। आई होप आप सभी को पता होगा। देखिए जिसने सोरठा पढ़ा होगा अच्छे से वो तो जान गया होगा इसका क्या होने वाला है आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अगर जिसने परिभाषा इसकी नहीं पढ़ी है सोरठा की, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं ये बात। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, दूसरे एवं चौथे चरण में कितनी की मात्राएं होती हैं। तो देखिए दूसरे में होती है, दूसरे और चौथे में, तो दूसरे में 13 भी होता है, चौथे में भी 13 होता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया। आई होप आप सभी को अलंकार से एक मतलब अलंकार पढ़े होंगे, क्योंकि अलंकार से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उपमा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रूपक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उत्प्रेक्षा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है श्लेष, ठीक है।
तो देखिए इसमें कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला, यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि पीपर के पत्ते जैसा मन डोल रहा है भाई। तो जब भी कभी भी कंपेयर या फिर तुलना किया जाता है तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, या तो फिर कैसे याद कर सकते हो, जहां आप सा आ जाए, ठीक है, सी आ जाए, या फिर आ जाए सरिस, ठीक है, सरिस, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा उपमा। यहाँ पर देख सकते हैं सरिस एक शब्द है जो कि यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, रोला किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अर्ध सम्मात्रिक छंद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विषम मात्रिक छंद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सम्मात्रिक छंद। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये रोला जो है आपका, रोला एक सम मात्रिक छंद है। आई होप आप सभी को पता होगा, उसके प्रत्येक चरण में 24 यानी 24 जो है मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 को हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहाँ से पूछा है, तो ये शब्द जो धातु रूप होता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है मधुने शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए में देगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन नंबर बी में देगा पंचमी विभक्ति एक बहुवचन। और ऑप्शन नंबर सी में देगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ऑप्शन नंबर डी में देगा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मधुने जो शब्द है, मधुने जो है, आप अगर शब्द रूप आपको अच्छे से याद होगा, तो मधुने जो शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है, और इस एक वचन का, यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के, और ये आपका एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन जो 20 ही केवल 20 मतलब आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, पठानी धातु का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एक वचन मध्यम पुरुष। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बहुवचन उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर सी में है एक वचन उत्तम पुरुष। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, एक वचन प्रथम पुरुष दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पठानी जो शब्द है वो एक वचन का है और उत्तम पुरुष का है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ताकि आपका जो है एमसीक्यू कम से कम पूरा में पूरा यहाँ पर मिल पाए। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि थ्योरेटिकल में होते हैं, लिखने होते हैं उसके, आप सभी को पता होगा। 20 नंबर का यहाँ से हो गया, तो हमारा भी 50 नंबर का भी बाकी है, जो कि हमें लिखना होता है, उसमें लिखना होता है। ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको हमें देना है किस पर, ओ एम आर सीट पर देना है। ठीक है, ओ एम आर सीट पर देना है। तो बाकी के जो यहाँ से 20 नंबर हमारा क्लियर होगा, और बाकी के जो ये 50 नंबर बाकी हैं वो हम आगे कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं उन सभी क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के देखने को मिलता है। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो अब देखिए कई बच्चों की क्या होता है, अब उनको तो लगता है मान मान लीजिए हमें गद्यांश पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे बिल्कुल, लेकिन कौन सा गद्यांश पढ़ें कि जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% आए। तो मैं यहाँ पर कुछ गद्यांश यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। इन सभी गद्यांशों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका एक्सप्लेनेशन, संदर्भ, व्याख्या, ये सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में भाई पूरा 6 में 6 यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग बेहतर है तो आप पूरा में पूरा नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पहला हमारा जो गद्यांश है वो दिया गया है, विश्वास पात्र मित्र डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ये आपका है। और गद्यांश नंबर जो दूसरा है वो दिया गया है, बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, इसमें इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिया गया है, कुसंग का ज्वर डॉट 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 उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ये दिया गया है। समझ रहे हैं इस बात को। तो तीसरे नंबर पे हमारा दिया गया, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, वी आई एम पी गद्यांश है। तो यहाँ पर दिया गया है, हे भगवान डॉट 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 आँखों की अंधा बना रही है। ठीक है,
आंखों को अंधा बना रही है, ये आपका दिया गया है तीसरे में। और चौथे में दिया गया है आज विज्ञान मनुष्यों डॉट 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 उपयोग को नियंत्रित भी, ये आपका दिया गया है कुल मिला के चौथा गद्यांश। तो ये 4 गद्यांश हैं जो कि आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। अगर आपको इसका पूरा इसका इसका संदर्भ सहित व्याख्या चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसका जो है संदर्भ कैसे लिखा जाता है, इसका व्याख्या कैसे करेंगे, उन सभी उसके बारे में हम लोग एक स्पेशल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पद्यांश के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है महत्वपूर्ण पद्यांश। अभी मैंने लिखा था पीछे महत्वपूर्ण गद्यांश, अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में सबसे पहले नंबर पे है क्या, चरण कमल बंदो डॉट डॉट बंदो ती पाए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये एग्जामों में यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसको VIMP कह सकते हैं, यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश। दूसरे नंबर पे हमारा जो है उधव मोहि ब्रज बिसरत डॉट 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 तिह जतु तात। ठीक है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में से रख सकते हैं, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो है आपका तीसरा वाला, वो दिया गया निर्गुण कौन देश डॉट 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 सबे मति नाश। ये भी आपका महत्वपूर्ण है भाई, अब इसको भी नहीं कर सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण है। और चौथे नंबर पे कौन है, शून्य सुंदर बैंड डॉट डॉट मंजूल कंज कली। ये आपके 4 जो पद्यांश, 4 मैंने आपको बताया गद्यांश और 4 बताया पद्यांश। आपको पता होगा ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण श्लोक। अब देखिए श्लोक में मैंने 2 सबसे फेमस श्लोक लिए हैं। सबसे पहले नंबर पे है बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया। ठीक है, उभयत समो वीरः वीरभावे ही वीरता। एक ये आपका जो दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाई श्लोक है। आपको पता होगा श्लोक एक ठो लिखने के लिए आता है, जो कि उसका हमें 2 नंबर मिलता है। अगर मान लीजिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में दिया गया और इसका आपको अनुवाद करना है, तो जब अनुवाद इसका करेंगे संदर्भ सहित, तो वहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हो इसको पढ़ने के बाद आपको 2 तरीके से नंबर मिल जाएगा, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का। ठीक है, अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ये वाला है तो इस वाले को आपको नहीं लिखना होगा, तब इसको वाले लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा है श्लोक, वो दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिया गया है क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये आपका जो है श्लोक, ये 2 मैंने श्लोक लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। इन दोनों को आप लोग अच्छे से लिखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो याद नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण लेखक के जो जीवन परिचय होते हैं और कवि के जीवन परिचय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है महत्वपूर्ण लेखक जीवन परिचय। यानी लेखक में आपको किसका किसका याद करना होगा, जो कि 100% आएगा, एकदम 100% मेरी गारंटी है भाई, 100% मेरी गारंटी है। ये दोनों जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य डेफिनेटली निश्चित जो भी आप कह लो, लेकिन आएगा ही आएगा भाई। पहले नंबर पे जो है हमारे, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जो दूसरे नंबर पे है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जो कि दोनों जो लेखक हैं वो काफ़ी खतरनाक वाले लेखक हैं भाई। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर, यानी लेखक इसका जीवन परिचय जो है, ये एकदम एकदम लिख लो, आप लिख लो, ये दोनों जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हमने अभी बात किया लेखक की, अब हम बात करेंगे कवियों की, यानी कवियों में किसका किसका जीवन परिचय याद करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है महत्वपूर्ण कवि जीवन परिचय। कवि में देखिए 3 कवियों को आपको याद करना पड़ेगा। एक है आपके सूरदास, जो कि महत्वपूर्ण है भाई, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे है तुलसीदास, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। और तीसरे नंबर पे है महादेव वर्मा, ये भी महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय आता है वो 2 नंबर का, सॉरी 2 नंबर नहीं 5 नंबर का। इसमें से आपके कुछ रचना होते हैं, रचना पे आपको 2 नंबर दिया जाता है, बाकी के 3 नंबर आपका जो उसका जीवन परिचय लिखते हैं ना उसका, 3 नंबर जीवन परिचय लिखेंगे उसका, और 2 नंबर मिलेगा उसके रचना लिखने पर। तो टोटल 3 और 2 हो गया 5, यानी 5 नंबर आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। तो 2 जीवन परिचय आता है, एक लेखक लेखक का और कवि का। तो अगर आप अच्छे से लिखते हैं
तो यहाँ पर 10 में से मान लीजिए पूरा नहीं दिया जाएगा तो कम से कम 8 तो एकदम दिया ही जाएगा एकदम अच्छे से। तो भाई यहाँ से काफ़ी अच्छा स्कोर आप हिंदी में कर सकते हो, ठीक है? इतना अगर जितना मैंने बताया इतना अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इसको अच्छे तरीके से याद करोगे, तो आपका हिंदी में जो है 70 नंबर बिल्कुल आएगा भाई। अगर 70 नहीं भी आएगा मान लीजिए किसी कारण राइटिंग खराब है मान लीजिए किसी बच्चे की, तो कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ पर तब तो यहाँ पर 65 नंबर यानी 65 नंबर तो कहीं नहीं जाने चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ अपने खुद से एकदम एकदम खुद से वादा करिए कि हमें हिंदी में जो है हिंदी में एकदम 65 में 65 लाना है, ठीक है? कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि एकदम फुल टारगेट में एकदम जोश जुनून के साथ पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं हमारा 70 में 70 आएगा। तो बिल्कुल भाई आपका ज़रूर आएगा, ठीक है? आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें और हम लोग भी आपके साथ हैं, ठीक है? तो आई होप आप सभी को जितना भी मैंने बताया होगा सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको पढ़ेंगे उसे अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।